हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनुअल एग्जामिनेशंस प्रैक्टिस पेपर ऑफ सेशन 2025-26 का। सब्जेक्ट है साइंस, कोड है 086। ओके, ये DOE GNCT ऑफ दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये जारी किया हुआ प्रैक्टिस पेपर है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसका इंस्ट्रक्शंस आप पहले देख लो। कुछ इंस्ट्रक्शंस है, उसके बाद इसमें बताया जा रहा है आपको कि सेक्शन वाइज होगा। सेक्शन ए इज बायोलॉजी। देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बताओ। सेक्शन ए जो है वो बायोलॉजी है, सेक्शन बी जो होगा केमिस्ट्री होगा और सेक्शन सी जो होगा फिजिक्स होगा। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, क्या बता रहा है। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन ए पर्सन ब्रीथ इन द पोजीशन ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम विल बी, क्या होगा बताओ तो। अगर कोई भी पर्सन ब्रीथ इन कर रहा है, सांस ले रहा है, ओके, लेने के प्रोसेस में, छोड़ने के प्रोसेस में नहीं, ले रहा है, द पोजीशन ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम विल बी, क्या हो जाएगा ऑप्शंस बताओ। ऑप्शन ए है आपको लिफ्ट रिब्स एंड कर्व डायफ्राम। सेकंड, लिफ्टेड रिब्स एंड फ्लैटेंड डायफ्राम। थर्ड है रिलैक्स्ड रिब एंड कर्व डायफ्राम एंड फोर्थ है रिलैक्स्ड रिब एंड फ्लैटेंड डायफ्राम। कौन सा हो जाएगा बताओ तो इसमें से। देखो इसमें से आपको बी करेक्ट होगा, मींस लिफ्टेड रिब्स एंड फ्लैटेंड डायफ्राम। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या बता रहा है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको इन ए पर्सन द ट्यूबल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज नॉट फंक्शनिंग एट ऑल। ओके, फंक्शन नहीं कर रहा है वो, ठीक है। व्हाट विल इट्स इफेक्ट ऑन बी ऑन यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन में उसका क्या इफेक्ट होगा। फर्स्ट देखो क्या है, द यूरिन विल नॉट फॉर्म। सेकेंड, क्वालिटी and quantity of urine is unaffected. C, urine will be more concentrated and D, urine will be more diluted। कौन सा होगा इसका, ऑप्शंस डी करेक्ट होगा, देख लो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है आपको, राजेश noticed that a potted plant kept in the window of his room shows bending towards sunlight. दिस कुड बी ड्यू टू, ये किस वजह से होता है बताओ तो। दिस कुड बी ड्यू टू, फर्स्ट ऑप्शन है मोर ग्रोथ इन द वेल लिट रीजन ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। सेकेंड ऑप्शन देखो क्या है, मोर ग्रोथ इन द रीजन अवे फ्रॉम लाइट ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। थर्ड ऑप्शन है more growth in the well lit region due to diffusion of cytokinin hormone, and fourth option है more growth in the region away from light due to diffusion of cytokinin। ओके, तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देख लो, आपको इसमें से बी वाला पार्ट वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया जा रहा है आपको, द सेरेबेलम इन द ब्रेन, क्या बता रहा है देखो, द सेरेबेलम इन द ब्रेन कंट्रोल्स द वॉलेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी, विच ऑफ दीज एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द सेरेबेलम। सेरेबेलम से कौन सा ये है कंट्रोल होता है एक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ आपको, बीटिंग ऑफ हार्ट, मीन्स दिल का धड़कना नहीं, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ठीक है, आंखों का मटकाना, एंड सी ऑप्शन है वाटरिंग ऑफ द माउथ, जैसे कोई भी हम स्वादिष्ट वाली चीज, खाने वाली चीज देखते हैं तो हमें इच्छा होती है, ओके, खाने की, तो ये चीज। नाउ डी ऑप्शन है जंपिंग फ्रॉम ए हाइट, तो इसके लिए सेरेबेलम कौन सा होता है, बैलेंसिंग के लिए होता है, तो देयरफॉर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट मींस जंपिंग फ्रॉम ए हाइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट इज, ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस जानना हमें। फर्स्ट ऑप्शन देखो दिया हुआ है गैमेट्स, देन जायगोट, देन एम्ब्रियो, देन सीडिंग। सेकंड ऑप्शन है जायगोट,
गैमेट्स, एम्ब्रियो, सीडिंग, ठीक है। और दूसरा क्या है आपको, थर्ड ऑप्शन है सीडिंग, एम्ब्रियो, जायगॉट, गैमेट्स। फोर्थ ऑप्शन है गैमेट्स, एम्ब्रियो, जायगॉट और सीडिंग। बताओ तो इसमें कौन सा होगा। इसका देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा आपको, गैमेट्स, जायगॉट, एम्ब्रियो और सीडिंग उसके बाद, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ए बैलेंस इकोसिस्टम। बैलेंस इकोसिस्टम के लिए कौन सा इनकरेक्ट है, देख लो इसमें से। फर्स्ट है देखो ऑप्शन में, इट इज मेड अप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। सेकेंड ऑप्शन है, इट इन्वॉल्व्स इंटर डिपेंडेंस among living organisms and the environment. Third option है, animals are dependent on plants but plants are not dependent on animal. D ऑप्शन देखो क्या है, it involves communities made up of different populations of organism. तो बताओ इसमें से कौन सा हो जाएगा। हाँ हाँ बताओ इसमें, इसका होगा आपको सी ऑप्शंस करेक्ट होगा, ठीक है। इसका क्या होगा बताओ, सी ऑप्शंस आपको करेक्ट होगा। मींस एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट, यस एनिमल डिपेंड होता है प्लांट पे, बट प्लांट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनिमल। सही है, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिलेटेड टू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। क्या है इसमें, ठीक है, कौन सा फीचर्स रिलेटेड है। फर्स्ट देखो, ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। सेकेंड ऑप्शन है, रिमेन इनर्ट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, परसिस्ट इन इन्वायरमेंट फॉर लॉन्ग टाइम। एंड फोर्थ ऑप्शन है, मे हार्म द इकोसिस्टम। तो यहां पे कौन सा होगा, फर्स्ट पार्ट होगा, दैट इज ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको, एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो बेटा, एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, एसर्शन ए दिया हुआ है आपको, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, एसर्शन ए दिया हुआ है, ह्यूमन फीमेल हैज ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। क्या बता रहा है देखो, ए ह्यूमन फीमेल हैज ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ओके। एंड बी पार्ट दिया हुआ ये सही है। असर्शन क्या हो गया देखो, यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया, असर्शन हमारा करेक्ट हो गया। देन रीजन क्या है, सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमन मेल इन द जायगोट डिसाइड द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। यस, रीजन भी यहाँ पे क्या है बेटा, सही है, बट दोनों, एक तो फीमेल के बारे में बोल रहा है और एक मेल के बारे में बोल रहा है, मीन्स उसका रिलेशन नहीं है एक दूसरे से। दैट मीन्स जो असर्शन में बोला गया उसका एक्सप्लेनेशन रीजन में नहीं दिया गया है। दैट मीन्स इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है, द एनर्जी विच passes to the herbivorous does not come back to autotrophs। देखो ये सही है, करेक्ट है सेशन, ओके। नाउ रीजन देखो क्या दे रहा है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। यस, इसका ये सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। दैट मीन्स इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ, ए। दैट मीन्स assertion and reasons are correct and reason is the correct explanation of the assertion। क्वेश्चन नंबर 10 says that, देखो क्या बता रहा है 10th क्वेश्चन में, स्टेट वन रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका क्या इंपॉर्टेंट है बताना है। फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नंबर सेकेंड है विली, ओके। तो फर्स्ट पार्ट जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जानते हैं कि क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। क्या करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को वो मारता है एंड क्रिएट एन एसिडिक इन्वायरमेंट, एसिडिक इन्वायरमेंट बनाएगा। दैट एक्टिवेट्स, क्या करेगा, एक्टिवेट्स क्या करेगा, पेप्सिनोजेन, ठीक है, पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। नाउ
सेकंड देखो विली के बारे में, विली क्या करता है, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, उससे क्या होगा, अलाउइंग फॉर एफिशिएंट न्यूट्रिएंट अपटेक, उससे जितना भी न्यूट्रिशंस है वो उसे ले लिया जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट, 11 में क्या कर रहा है, क्वेश्चंस में 11 क्वेश्चंस में बता रहा है आपको कि फर्स्ट अटेम्प्ट आइदर ए और बी, इन दोनों में से कोई सा आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन ए वाला पोर्शन में क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन होता क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन से हम समझते हैं डबल सर्कुलेशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ ब्लड फ्लो, डबल सर्कुलेशन रेफर करता है सिस्टम ऑफ ब्लड फ्लो को, जिसमें इन विच ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट, इन विच क्या करता है, ब्लड क्या करता है, हार्ट के थ्रू से पास होगा, ट्वाइस, दो बार। ठीक है, ट्वाइस ड्यूरिंग ए सिंगल कंप्लीट सर्किट ऑफ द बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन सर्किट्स, दो मेन सर्किट्स होता है। फर्स्ट होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसमें क्या होगा, ब्लड इज pumped from the heart to the lungs for oxygenation and then back to heart। ओके, दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू सप्लाई टिश्यूज विथ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 का ये बी पार्ट है, बी पार्ट में पूछा जा रहा है आपसे व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट यूजफुल, ऐसा क्यों है, सेपरेशन करने का फायदा क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बारे में समझते हैं। देखो, द सेपरेशन ऑफ द राइट एंड लेफ्ट साइड्स ऑफ द हार्ट इज क्रूशियल फॉर preventing the mixing of oxygenated and deoxygenated blood which enhances the efficiency, किस चीज के लिए, efficiency of oxygen delivery to the body especially in high energy animals like birds and mammals। okay, now सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, बी पार्ट क्वेश्चन है और है ऑप्शनल क्वेश्चन में है, जिसमें पूछा जा रहा आपसे विच ऑर्गेनिज्म हैव ए थ्री चैम्बर्ड हार्ट, किस में होता है वो होगा आपको ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए थ्री चैम्बर्ड हार्ट इंक्लूड्स, फर्स्ट है उसमें एम्फीबियन, एम्फीबियन में क्या होता है, सच एज फ्रॉग्स, टोड्स एंड salamanders which have two arteries and one ventricle। ठीक है, इनके पास क्या होता है, टू आर्टरीज होता है और एक वेंट्रिकल्स होता है। सेकेंड क्या है, रेप्टाइल्स होते हैं, मोस्ट रेप्टाइल्स एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल्स आल्सो possess a three chambered heart। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट, ऑप्शनल पार्ट का बी है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाई डू दे हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट, थ्री चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, कुछ चीजों में, तो फिर उसके थ्री चैम्बर हार्ट क्यों होता है, ये रीजन आपको रीजन बताना है व्हाई। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं, इसका आंसर हो जाएगा एम्फीबियन एंड मेनी रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट ड्यू टू देयर सेमी एक्वेटिक लाइफस्टाइल। मतलब क्या होता है बताओ, सेमी एक्वेटिक मतलब कुछ समय तक वो पानी में रहता है और कुछ समय वो जमीन पर रहते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं सेमी एक्वेटिक लाइफस्टाइल एंड मेटाबॉलिक एडेप्टेशन। ओके, इन दीज ऑर्गेनिज्म ए सिंगल वेंट्रिकल्स पार्शियली, देखो क्या होता है इस ऑर्गेनिज्म में, ए सिंगल वेंट्रिकल partially separated oxygenated and deoxygenated blood allowing some mixing। ठीक है, वो मिक्सिंग के लिए रखते हैं वो, दिस फैसिलिटेट ऑक्सीजन सप्लाई ड्यूरिंग बोथ एक्वेटिक एंड terrestrial phases of their life। While less efficient than four-chambered heart, this adaptation is metabolically suitable for
एक्टोथर्मिक एनिमल, ओके। ऑप्टिमाइजिंग ऑक्सीजन डिलीवरी फॉर किसके लिए होता है बताओ? वेरिंग एक्टिविटी लेवल्स, थ्री चैम्बर्ड हार्ट स्ट्राइक्स ए बैलेंस बिटवीन oxygenation, efficiency, and energy conservation, reflecting the evolution compromise in species like amphibians and reptiles that transition between aquatic and terrestrial environments. Question number 12 says that the name the term, क्या कर रहा है कि name the term used for the material which cannot be broken down by biological process, ठीक है, biological process से वो टूटता नहीं है. Give two ways by which they harm various components of an ecosystem. ओके इसे जानते हैं. ये क्या होता है? द टर्म यूज्ड फॉर मटेरियल दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल. ओके द टू वेज in which non-biodegradable materials harm various components of an ecosystem are, first क्या है देखो, pollution. Okay, non-biodegradable items like plastic and metals can remain in the environment for long duration, okay, contaminating water, soil and air, which negatively impact aquatic life एंड सॉइल क्रीचर. ठीक है. सेकेंड क्या करता है? टॉक्सिसिटी करता है. नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कैन रिलीज हैजर्डस substances into the environment which can harm the ecosystem's health of plant, animal and humans. These toxins can accumulate in the food chain, posing risk to higher level consumers. Question number 30 says that pertaining to endocrine system, what will you interpret if, पहला कंडीशन बता रहा है, you observe swollen neck in people living in the hills. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? Here are interpretations based on the observations regarding the endocrine system, जिसमें फर्स्ट पार्ट है आपको swollen neck in people living in the hill. उसके लिए क्या होता है? This is likely due to iodine deficiency, which is common in hilly areas where soil and water lack sufficient iodine. The deficiency can lead to goiter and enlargement of the thyroid gland. Okay, second part देखो क्या दिया हुआ है. Over secretions of growth hormone take place during childhood. मीन्स इसका क्या है? ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड. दिस कंडीशंस नॉन एज gigantism or occurs when there is excessive growth hormone productions during childhood. This can result in abnormal growth of body parts and bones. देखो थर्ड पार्ट जो है उसका क्या है कि फेशियल हेयर डेवलपमेंट इन बॉयज एज 13 क्यों होता है? देखो दिस इज ए टिपिकल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स that indicates the onset of puberty. It is associated with the release of sex hormones, particularly testosterone in males. Question number 14 says that, इसमें क्या पूछ रहा है? A green stemmed tomato plant denoted by capital G is crossed with a tomato plant with purple stem denoted by small g. Questions है यहाँ पे. What color of the stem would you expect in their F1 प्रोगेंसी, फर्स्ट जनरेशन प्रोगेंसी? उसमें कैसा होगा बताओ? उसमें होगा आपको all the plants in F1 प्रोगेंसी will be of green colored हो जाएगा. उसको कुछ इस तरह से बॉक्स बना के रिप्रेजेंट करेंगे. पेरेंट्स हुआ कैपिटल जी स्मॉल जी ग्रीन पर्पल. देन गैमेट्स क्या होगा? कैपिटल जी
F1 जनरेशन में ऑल ग्रीन स्टेम होगा। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इन व्हाट रेशियो वुड यू फाइंड द ग्रीन एंड पर्पल कलर्ड स्टेम इन प्लांट ऑफ F2 प्रोगेंसी मीन्स सेकेंड जनरेशन में। ओके, तो इसमें क्या होता है, क्रॉस फॉर F2 प्रोगेंसी इज पेरेंट्स सेल्फिंग फर्स्ट जनरेशन, तो कैपिटल जी स्मॉल जी ग्रीन होगा, कैपिटल जी स्मॉल जी पर्पल, देन गैमेट्स क्या हो जाता है, मिक्सिंग हो रहा है कैपिटल जी स्मॉल जी एंड कैपिटल जी स्मॉल जी। उसके बाद एक टेबल अब बनाते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है F2 प्रोगेंसी, उसमें क्या होता है मेल फीमेल में कैपिटल जी और कैपिटल जी स्मॉल जी का ग्रीन होगा, देन ग्रीन और स्मॉल जी के साथ करते हैं तो ग्रीन और पर्पल। इसमें क्या होता है फेनोटाइपिक रेशियो जो होगा वो ग्रीन इज टू पर्पल इज इक्वल टू क्या होगा 3:1 का होता है। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, सी ऑप्शंस में देखते हैं व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन, इतने जो ऑब्जर्वेशन लिया इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, इसका कंक्लूजन निकलेगा अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग अबव पर्पल स्टेम्स आर सब ऑर्डिनेट टू ग्रीन स्टेम, thus according to the rule of dominance only the dominant characteristics was present in F1. Purple stem in F2 indicates that the alleles for purple stem were inherited but were not expressed in F1. Nevertheless, only in F2 under homozygous circumstances did they get expressed. Okay. Question number 15 says that not all plants carry out photosynthesis by the same mechanism. Okay, सारे plants photosynthesis जो process है उसे same process नहीं कैरी आउट करता है। ठीक है, इन मोस्ट प्लांट क्या होता है photosynthesis depend directly on the gaseous carbon dioxide that diffuses into the leaf through the stomata. However, some plants, such as pineapple, have the ability to store carbon dioxide in the vacuoles of the leaf cells as part of a complex carbon compound. This complex compound is transported to the chloroplast and releases carbon dioxide when required. For photosynthesis to occur, this special photosynthesis mechanism is believed to have evolved as an adaptation to conserve water for survival in dry conditions. ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको विच प्लांट process does this photosynthesis mechanism minimize to enhance survival in dry conditions? क्या होता है वो, उसका आंसर है द photosynthesis mechanism that minimizes the process to enhance survival in dry conditions in transpiration. This process involves the loss of water vapor from the plant's leaves through the stomata. By minimizing transpiration, plants can conserve water, which is crucial for survival in dry condition. Okay, now second part देखते हैं इसका, when are such plants likely to take in carbon dioxide from the environment? इसका आंसर देखते हैं क्या है, plants are likely to take in carbon dioxide from the environment during the day. Okay, when they perform photosynthesis, this process occur through teeny opening in their leaves called stomata, which are open when sunlight is available. Okay, now next part देखते हैं, C part है how is the ability to store carbon dioxide as a complex compound likely to help minimize the process referred in questions A here. देखो इसका आंसर जानते हैं, द एबिलिटी टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड
as a complex compound likely helps minimize photosynthesis by reducing the frequency and duration of stomatal openings, which in turn decreases an amount of water vapor that escapes from the leaves. This minimizes transpiration, conserving water and enabling the plant to survive in dry conditions where water availability is limited. By storing carbon dioxide in the vacuoles, these plants can utilize the stored carbon compound even when the stomata are closed, ensuring a sufficient supply of carbon dioxide for photosynthesis without continuous stomatal opening. लगातार stomatal ओपनिंग नहीं होता है फिर भी वो फोटोसिंथेसिस वहां पे होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो ऑप्शनल पार्ट है, डी पार्ट है। द लीव्स ऑफ ए प्लांट वेयर कवर्ड विथ एल्यूमिनियम फॉयल। अगर एल्यूमिनियम फॉयल से हम लीफ को, पत्ते को कवर कर दें, हाउ वुड इट अफेक्ट द फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट, उसके फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट पर कैसे ये इफेक्ट करेगा, इसका आंसर जानते हैं। कवरिंग द लीव्स ऑफ ए प्लांट विथ एल्युमिनियम फॉयल वुड स्टंट द प्लांट्स ग्रोथ ड्यू टू द रिड्यूस फोटोसिंथेसिस, क्योंकि अगर हम एल्युमिनियम फॉयल से उसको कवर करते हैं तो सनलाइट नहीं मिलेगा। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, गैस का भी एक्सचेंज नहीं कर पाएगा वो, ओके, एंड changes in temperature regulation. Question number 16 says that attempt either option A or B. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शंस में देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर है नेम 3 टेक्निक्स और डिवाइसेस यूज्ड बाय ह्यूमन फीमेल टू अवॉइड प्रेगनेंसी, मेंशन द साइड इफेक्ट्स काउज्ड बाय ईच। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। 3 टेक्निक्स or devices used by human female to avoid pregnancy are क्या होता है, condom, birth control pills and intrauterine devices, IUDs। ठीक है, now नेक्स्ट साइड इफेक्ट जानते हैं। साइड इफेक्ट कॉन्डोम का क्या होता है, एलर्जिक होगा, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकता है या ब्रेकेज हो सकता है। ठीक है, बर्थ कंट्रोल पिल का क्या होता है, वेट चेंजेस होगा, मूड स्विंग होगा और इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स का रिस्क बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको यहां पर है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहां पे क्या है, व्हाट विल हैपन इफ ए ह्यूमन फीमेल, उसमें पहला क्या है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, और सेकेंड एन एग इज नॉट फर्टाइल, दोनों केस में क्या होगा। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस अगर होता है तो, अगर होता है तो क्या होगा, द स्पर्म सक्सेसफुली penetrates the egg, क्या होता है, the sperm successfully penetrates the egg resulting in the formation of zygote बन जाएगा। ठीक है, next the zygote begins to divide and develops into a blastocytes as it travels down the fallopian tube towards the uterus। okay, next क्या होगा, upon reaching the uterus the blastocytes implants itself into the uterine lining leading to pregnancy। okay, next the body start producing hormones, वहां पे hormones produce करने लगता है, कौन सा, such as human chronic gonadotropin HCG, okay, to maintain the pregnancy and prevent menstruations। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है एन एग इज नॉट फर्टिलाइज, जब एग फर्टाइलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, द एग विल नॉट अंडरगो फर्टिलाइजेशन, ओके, एंड विल disintegrate after about 24 hours। ठीक है, नाउ the levels of hormones such as estrogen and progesterone will drop हो जाएगा, signaling the body to shed the uterine lining। okay, next this shedding results in menstruation
which is the monthly cycle where the body expels the unfertilized egg and the thickened uterine lining. Okay, next क्या होता है? The cycle then restarts, preparing for the possibility of fertilization in the next cycle. नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन बी है जो कि आपको 17 नंबर क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस पहले रीड करते हैं। 17 का देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट विल हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर सम टाइम्स। अगर सिल्वर क्लोराइड को कुछ समय के लिए सनलाइट में छोड़ा जाए तो क्या होगा। ठीक है, समझते हैं इसके लिए। फर्स्ट ऑप्शन देखो हमारे को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वाइल सिल्वर क्लोराइड चेंजेस इनटू ग्रे कलर, वो ग्रे कलर में चेंज होता है, कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, दूसरा होगा, फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड चेंजेस इनटू ग्रे। सेकेंड ऑप्शन क्या है, डिकम्पोजिशन टेक प्लेस। थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी टेक प्लेस, एंड डी ऑप्शन है नथिंग विल हैपन। तो बताओ कौन सा होगा। देखो जब भी हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं तो क्या होता है, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो होता है चेंजेस इनटू ग्रे में हो जाएगा। और दूसरा इसका मतलब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस, दैट मीन्स बोथ ए एंड बी टेक प्लेस। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले समझते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। सेकेंड है सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। थर्ड ऑप्शन है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, एंड फोर्थ ऑप्शन है डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन आपको सही होगा ऑप्शन ए, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, बिकॉज जब इसको डिसॉल्व करते हैं तो हीट रिलीज करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है, व्हेन जिंक ग्रैनुल्स आर रिएक्टेड विथ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर क्या होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इवॉल्व। ठीक है, कौन सा गैस यहां पे इवॉल्व होगा बताओ। फर्स्ट ऑप्शन है देखो ऑक्सीजन गैस, सेकेंड ऑप्शन में है हाइड्रोजन गैस, एंड थर्ड ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, एंड फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, तो इसमें से कौन सा गैस रिलीज होगा बताओ। इसमें से कौन सा गैस रिलीज होगा, इसमें रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसमें कौन सा गैस रिलीज होगा आपको, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन बी यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम बी स्टिंग। ठीक है, मधुमक्खी के काटने से हमें रिलीफ किस चीज से मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन है विनेगर, सेकेंड ऑप्शन है बेकिंग सोडा, थर्ड ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, एंड फोर्थ ऑप्शन है अल्कोहल। बताओ कौन सा होगा। देखो यहां पे ऑप्शंस आपको बी होगा, दैट मीन्स बेकिंग सोडा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहा है, एन एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, क्या बता रहा है बताओ। एन एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स, क्या देगा, गिव्स आयन। कौन सा आयन देगा आपको, देखो फर्स्ट वन है हाइड्रोक्साइड, ओके, सेकेंड वन है नेगेटिव, थर्ड वन ऑप्शन है हाइड्रोनियम आयन, और फोर्थ वन ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। बताओ इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें होगा ऑप्शन सी, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। क्या होगा, ऑप्शन सी हाइड्रोनियम आयन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है बताओ। देखो टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। टोमेटो जो होता है कौन सा नेचुरल सोर्स होता है, किस एसिड का नेचुरल सोर्स होता है टोमेटो। फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, एसेटिक एसिड, सेकेंड ऑप्शन सिट्रिक एसिड, थर्ड ऑप्शन टार्टेरिक एसिड, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सैलिक एसिड्स।
बताओ कौन सा होगा? इसमें होगा, ये नेचुरल सोर्स है ऑक्सैलिक एसिड का, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है। एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन। क्या कर रहा है? जो एलिमेंट एक्स है वो रिएक्ट हो रहा है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ओके, व्हेन हीटेड टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड, कैसे बनाता है? H2X बना रहा है, ठीक है। इफ H2X हैज ए स्मेल ऑफ रॉटन एग, सड़े हुए अंडे जैसा स्मेल है, द एलिमेंट एक्स इज क्या हो जाएगा? बताओ, बहुत इजी है। बताओ क्या हो सकता है? रॉटन एग का जो स्मेल होता है ना वो सल्फर का होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपको यहां पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज सल्फर। ओके, ना उसके बाद देखो क्या है, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है आपको यहाँ पे एसर्शन क्या दिया हुआ है? बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप। क्या बता रहा है आपको? देखो, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेन्स कार्बोनाइल ग्रुप। यस, एसर्शन क्या है यहाँ पे आपको? करेक्ट है, ठीक है। रीजन देखो क्या है, इन एल्डिहाइड द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। ये भी आपको सही है, बट इन दोनों में कोई रिलेशंस नहीं है, यानी इसका जो एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है। ओके, दैट मीन्स इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। इसका मतलब क्या है बताओ? बोथ assertion and reasons are true and reason is not the correct explanation of the assertion. Question number 25 says that a copper coin is kept immersed in a solution of sodium nitrate for some time. क्या कर रहा है? कॉपर का एक कॉइन है, उसे वो किसमें डुबा देता है? इमर्ज। ओके, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, उसमें वो डुबा देता है। ओके, देन फॉर सम टाइम, ठीक है। व्हाट विल हैपन टू द कॉइन? कॉइन को क्या हो जाएगा? एंड कलर ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसे जानते हैं। आंसर हो जाएगा इसका, व्हेन ए कॉपर कॉइन इज कैप्ट इमर्स इन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। जब सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में एक कॉपर कॉइन को हम डुबा देंगे फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, द कलर ऑफ द कॉइन बिकम्स साइनी। ठीक है, कलर ऑफ कॉइन कैसा हो जाएगा? साइनी, चमकीला, ग्रेइश वाइट, ग्रेइश वाइट होगा ड्यू टू द डिकम्पोजिशन एट सिल्वर ऑन इट। ठीक है, किसके वजह से होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर की वजह से होता है। द सॉल्यूशन टर्न्स, अब सॉल्यूशन का कलर क्या होगा? द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। दिस प्रोसेस इज ए रिजल्ट ऑफ द displacement reaction when copper displaces silver from the silver nitrate solution. Question number 26 says that name two metals which are used, किसके लिए? देखो, for making electric wires। अगर इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने के लिए यूज करते हैं तो कौन सा मेटल यूज करते हैं बताओ? वो होता है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, कौन सा मेटल यूज करते हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। बी वाला ऑप्शंस में देखो क्या है, फॉर मेकिंग डोमेस्टिक यूटेंसिल्स एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट। इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे बताओ? इसके लिए आयरन एंड एल्यूमिनियम यूज करते हैं। दैट मीन्स आयरन एंड एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग डोमेस्टिक यूटेंसिल्स एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट। ओके, नाउ थर्ड देखो क्या है, फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड टू डेकोरेट। उसके लिए क्या यूज करते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड टू डेकोरेट। क्वेश्चन नंबर 27 says that, इसमें क्या कर रहा है? अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखो क्या है, स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग। पहला का क्या है? लेमन इज यूज्ड फॉर रीस्टोरिंग द शाइन ऑफ टार्निस्ड कॉपर वेसल। देखो, कॉपर के जो बर्तन होते हैं उसे क्या होता है, नींबू से धोते हैं ताकि उसका जो टार्निस है ना वो चमकीला वापस आ जाए और उस पर जो गंदगी हो ना वो हट जाए। क्यों? ओके, ऐसा क्यों करते हैं? देखो, लेमन इज यूज्ड फॉर रीस्टोरिंग द साइन ऑफ टार्निस्ड कॉपर वेसल बिकॉज क्यों? इट कंटेन्स सिट्रिक एसिड। क्या होता है लेमन में?
सिट्रिक एसिड होता है विच न्यूट्रलाइजेज द बेसिक कॉपर कार्बोनेट लेयर व्हेन लेमन जूस इज अप्लाइड। देखो जब लेमन जूस को अप्लाई करते हैं द सिट्रिक एसिड रिएक्ट विद द टार्निश डिसॉल्विंग इट एंड allowing the copper surface or to regain its shine. This process effectively removes the grainish layer of copper carbonate, restoring the vessel original appearance. ठीक है। Now, second वाला क्वेश्चंस करते हैं। A metal sulfide is converted into its oxide to extract the metal from the sulfide ore. ओके इसका रीजन जानते हैं। इसका रीजन क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ मेटल सल्फाइड इनटू इट्स ऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द extraction of metals from sulfide ores. This process is easier because metals are more soluble in their oxide form compared to their sulfide form. The oxide form allows for easier extraction using various reducing agents such as carbon, which can reduce the metal to free form। क्या करेगा? मेटल को फ्री फॉर्म में रिड्यूस कर देता है। एडिशनली द ऑक्साइड फॉर्म इज मोर स्टेबल एंड easier to handle compared to the sulfide form, making the extraction process more efficient. Okay, now इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। कॉपर वायर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। व्हाई? देखो कॉपर वायर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल connections due to their high electrical conductivity and low electrical resistance. These properties allow for efficient transmission of electric power with minimal energy loss। ठीक है। now इसका ऑप्शनल क्वेश्चन देखते हैं बी पार्ट। A metal that exists as a liquid at room temperature is observed by heating its sulfide in the presence of air. Identify the metal and its ore and give the reactions involved. इस केस में क्या करते हैं? हमें रिएक्शंस इक्वेशंस भी लिखना होगा, केमिकल इक्वेशन। ओके इसका रीजन देखते हैं। Mercury is the metal which is liquid at room temperature. One of mercury is ore of mercury। क्या है? मरकरी का जो ओर होता है, ओर ऑफ मरकरी इज क्या होता है? सिनेबार। when we heat cinnabar in atmospheric oxygen following reactions take place। क्या क्या रिएक्शंस होगा? लिखते हैं उसे। फर्स्ट होता है 2HgS plus 3O2 in the presence of heat। 2HgO सॉलिड फॉर्म में रहेगा प्लस 3SO2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है। दूसरा रिएक्शन होता है 2H2O वाटर हीट देन 2H2O लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में। ओके सॉलिड क्या होता है? आइस होता है। ओके लिक्विड फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। Question number 28 says that a student accidentally applied concentrated H2SO4। क्या करता है कि concentrated H2SO4 accidentally उसके हाथ पे गिर जाता है on his hand before the teacher got to know। टीचर्स के जानने से पहले his friend washed his hand with water। पानी से वो धो देता है and also with soap। साबुन से भी। बट द बर्निंग सेंसेशन ऑन हैंड स्टिल कंटिन्यू। जो बर्निंग सेंसेशन था वो अभी भी है। हिज फ्रेंड देन रब्ड सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हिज हैंड एंड देन वॉश्ड विथ वाटर। फाइनली द बर्निंग सेंसेशन इज रिलीव्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है कैन यू रिकमेंडेड any other substance available in the laboratory which can be used instead of sodium bicarbonate। आप क्या रिकमेंड करोगे? कोई ऐसा सब्सटेंस जो सोडियम कार्बोनेट के बदले यूज कर सकते थे यहाँ पे, वो क्या होगा बताओ? पोरिंग डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लगाना है। कैसे करना है? पोरिंग डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द बर्निंग हैंड एंड कीपिंग इन वाटर फॉर 10 minutes can also be done। ठीक है ना।
सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिड बॉर्न विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका इक्वेशन देखो कैसे लिखेंगे, 2NaHCO3 plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2O plus 2CO2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका है, अटेम्प्ट आइदर सब पार्ट सी और डी। सी पार्ट देखो क्या है, राइट एनी टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ बेस। ठीक है, देखो दो यूजेस लिखना है बेस का, एक लिखते हैं फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, दूसरा क्या है बताओ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एज एन एंटासिड टू रिलीव एक्सेस एसिडिटी इन द स्टोमक। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, डी पार्ट। ये और है, और मींस ऑप्शनल क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। नेचर ऑफ सॉल्यूशंस में इसका क्या इफेक्ट बनता है, इसका इफेक्ट होता है द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन ए सॉल्यूशन डायरेक्टली अफेक्ट द सॉल्यूशंस pH वैल्यू पे इफेक्ट करेगा एंड डिटरमाइंस इट्स एसिडिक or basic nature. A higher concentration of H plus ion result in a lower pH value below 7, indicating an acidic solution. Conversely, क्या होता है उसके opposite में, a lower concentration on H plus ion result in a higher pH value above 7, okay, indicating a basic solution. ठीक है, the pH scale ranges from 0 to 40 with 7 being neutral। 7 को क्या कहते हैं, neutral। Thus the concentration of H plus ion is a key factor in determining the acidity or basicity of a solution। क्वेश्चन नंबर 29 है, अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी। तो ए ऑप्शंस का पहले क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, गिव एनी टू एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन जानते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। किसे कहते हैं, कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मीथेन हुआ, इथेन हुआ, ईटीसी। ठीक है, नाउ सेकेंड देखते हैं इसमें क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट है इसका, स्टेट द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ वन एग्जाम्पल ईच। इसे देखो, इसमें क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होगा जिसमें कार्बन कार्बन जो कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होगा, उसे सेचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा, कंटेन्स एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल देखते हैं, देखो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है, मीथेन, इथेन, इसमें देखो सारे जो है ना सिंगल बॉन्ड है, देखो सी एच के बीच में और सी के बीच में भी सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसी के जगह अगर हम देखते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, देखो सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड है और इधर सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इथीन और इथाइन, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, व्हाट इज ए फंक्शनल ग्रुप। कह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, गिव एग्जांपल्स ऑफ फोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल पूछ रहा है, तो कह रहा है कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम joined in a specific manner which is responsible for the characteristic chemical properties। क्या है बताओ, characteristic chemical properties of the organic compound is called a functional group। very good, examples are क्या है देखो, hydroxyl group OH, aldehyde group CHO, कीटोनिक ग्रुप क्या हो जाएगा, सी
डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, ये 4 ग्रुप्स हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। ओके, नाउ इसका नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या है, ऑप्शनल है बी पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, डिस्क्राइब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोप गिविंग केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें देखते हैं, सोप इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेपोनिफिकेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेपोनिफिकेशन, which is the hydrolysis of fats or oil in the presence of a strong base like sodium hydroxide NaOH or potassium hydroxide KOH. Oils and fats, which are esters of fatty acids, are heated with a concentrated solution of NaOH. The reaction is exothermic होगा and produces soap. क्या होता है वो, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एज ए बाय प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका इक्वेशंस क्या होगा। फैट ऑयल प्लस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स सोप, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ओके, एंड उसको केमिकल इक्वेशंस में लिखते हैं C3H9 ब्रैकेट्स में OOC, then C17H35 ब्रैकेट्स 3 प्लस 3NaOH हीट करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये बनेगा, ये केमिकल इक्वेशंस आप नोट डाउन कर लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं आपको। नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट इसका, एक्सप्लेन विथ डायग्राम द मैकेनिज्म ऑफ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, तो इसका आप फिगर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना। ओके, और एक्सप्लेन करना है, द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज एक्सप्लेन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। ओके, वेयर द हाइड्रोफोबिक tails of the soap molecules attach to the dirt while the hydrophilic heads project outwards. Okay, then this arrangement allows the dirt to be trapped within the micelles, which then floats away in the water. A diagram illustrating this process can effectively demonstrate the formation of micelles and the movement of dirt within them. नाउ दिस इज सेक्शन सी। इसमें क्या है कि ये जो है आपको, ये है फिजिक्स पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, इन टॉर्चेस सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड। बल्ब को कहाँ पे रखते हैं बताओ तो। फर्स्ट ऑप्शन है बिटवीन पोल एंड फोकस, सेकेंड ऑप्शन है वेरी नियर टू द फोकस, एंड देखो इसका थर्ड ऑप्शन क्या है। थर्ड ऑप्शन है आपको बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोर्थ ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन क्या है बताओ, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। बताओ इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा आपको बी पार्ट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, वेरी नियर टू द फोकस। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, आपको फिगर देखना है। ठीक है, फिगर देखकर बताना है। इन द गिवन फिगर व्हाट इज एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे बताओ, एक्स क्या है यहाँ पे। देखो एक्स, इस फिगर को देखो और बताओ एक्स क्या है। ऑप्शंस देखो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस दिया हुआ आपको कॉर्निया, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन दिया है पिपल, एंड थर्ड ऑप्शन दिया है इरिस, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है रेटिना। बताओ इसमें से कौन सा होगा। तो x जो है यहाँ पे होगा आपको कॉर्निया। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दैट मींस कॉर्निया। ठीक है, देखो यहां तक सही है आपको। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखो क्या है कि यहाँ पे एक चीज जान सकते हो कि एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है। एसर्शन देखो क्या दिया हुआ है आपको, द एबिलिटी ऑफ आई, क्या दिया हुआ है देखो, द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस ऑन बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स by adjusting its focal length is called the accommodation. Yes,
assertion करेक्ट है, ठीक है। रीजन देखो क्या है, कॉर्निया इन आईज हेल्प्स इन एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ, यस दिस इज आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये क्या करता है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए किस लिए लेते हैं बताओ, ऑप्शन ए तब लेते हैं, बताओ बताओ, जब assertion and both assertion and reasons are true and reason is the correct explanation of the assertion. Question number 33 says that if the image formed by a spherical mirror for all positions of the object placed in front of it is always erect and diminished, क्या होगा बताओ, जो इमेज होगा वो हमेशा क्या होगा, इरेक्ट होगा एंड डिमिनिस्ड होगा। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट, कौन सा टाइप होगा मीटर मिरर का। ड्रॉ ए लेवल रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। तो इसमें रे डायग्राम आपको बनाना कंपलसरी है, तो रे डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ए बी रखेंगे और इमेज क्या हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है। A convex mirror always produces an erect and diminished image for all positions of the object placed in front of it. ठीक है, convex mirror. This is because the reflecting surface of a convex mirror curves outward, okay, causing parallel rays of light to diverge upon reflection. Reflection में क्या हो जाएगा, वो diverge हो जाएगा। These diverging rays appears to originate from a point behind the mirror, creating a virtual image. The image form is always behind the mirror बनेगा, that is virtual, erect and smaller than the object, उसे क्या कहते हैं diminished। क्वेश्चन नंबर 34 का है अटेम्प्ट आइदर ऑप्शंस ए और बी, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस में कौन सा सेफ्टी मेजर हमें यूज करना है, कॉमनली यूज्ड। इसका आंसर देखते हैं, टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस आर, क्या क्या है बताओ। पहला है अर्थिंग देना होगा, अर्थिंग का मतलब दिस प्रोटेक्ट यूजर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स बाय प्रोवाइडिंग ए लो रेजिस्टेंस, शॉक नहीं लगेगा आपको से, ठीक, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, प्रोवाइडिंग ए लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर एनी लीकेज करंट टू द ग्राउंड, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते हैं, दिस प्रिवेंट डैमेज टू एप्लीकेशन अप्लायंसेस, ओके, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है डैमेजेस टू अप्लायंसेस बाय इंटरप्टिंग द सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज, जब एक्सेसिव करंट फ्लो होता है, दस प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ओवरलोड, ओवरलोड से बचाने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी पार्ट का ऑप्शनल क्वेश्चन है, शो हाउ यू वुड ज्वाइन थ्री रजिस्टर, तीन रजिस्टर दिया हुआ है, उसको आप कैसे ज्वाइन करोगे, each of resistance 9 ohm का दिया हुआ है, so that the equivalent resistance, जो equivalent resistance होगा of the combination is, first part है 13.5 ohm होना चाहिए और सेकेंड पार्ट है उसका 6 ओम होना चाहिए। तो इस दोनों कंडीशंस को साथ ही साथ ड्रॉ करते हैं, ऐसे देखो क्या होगा, टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 13.5, देखो 13.5 ओम अगर चाहिए आपको, ए 9 ओम रजिस्टर जो होगा उसको इस तरह से जोड़ेंगे, दो रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ेंगे और एक को सीरीज में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो पैरेलल वाला है उसका आपको पता है, उसका क्या कैसे निकालते हैं बताओ, दो रजिस्टर्स पैरेलल में है तो क्या लिखेंगे, 1/RP, ओके, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो ये लिख लिया हमने। चलो इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, 1/9, ओके, प्लस 1/9, ओके, तो इज इक्वल टू 2/9 होगा, ये होगा, ओके। तो यहां से आप निकाल सकते हो आरपी का वैल्यू अब कितना निकल गया बताओ, पैरेलल वाले जो रजिस्टर था उसकी वैल्यू आएगा 9/2, 9/2 का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू 4.2 ओम, ठीक है।
फ्रैक्शंस में मत लिखना आंसर, जब भी लिखोगे आप डेसिमल में लिखोगे अगर फ्रैक्शन रहेगा तब, ठीक है। और सीरीज रेजिस्टेंस देखो दिया हुआ है 9 ओम सीरीज में, तो टोटल सीरीज रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, टोटल सीरीज रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ। ये वाला जो हमने अभी निकाला है, ये देखो यहां से देख लो, ये हो गया आपको R1, ये हो गया आपको R2, और ये हो गया R3, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, RP प्लस R3, ठीक है, RP प्लस R3 जोड़ोगे, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 9 प्लस 4 पॉइंट क्या हो जाएगा, 4.5 होगा, ठीक है। 9/2 इज इक्वल टू 4.5, 4.5 इज इक्वल टू 13.5, और उसका यूनिट जरूर लिखना ओम। देखो ये बन गया हमारा। चलो सेकेंड है, टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम अगर चाहिए तो आपको इस तरह से रखना होगा, दो को सीरीज में और एक को पैरेलल में रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको एज्यूम करना होगा, सबसे पहले एज्यूम कैसे करोगे, इसको मानो R1, इसको मानो R2, ठीक है, और जो लास्ट वाला है उसे मानो R3, ठीक है। अब देखो RS मीन सीरीज वाला रेजिस्टेंस को जोड़ोगे कैसे, R1 प्लस R2 हो जाएगा, देखो R1 प्लस R2 कितना होगा बताओ, 9 प्लस 9, ओके, 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18, ठीक है यहां तक। चलो अब उसके बाद क्या होता है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस दे रहा है आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में क्या होगा, 1/RP, ओके, 1/RP इज इक्वल टू 1 बाय, सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे RS, ठीक है, 1/RS प्लस 1/R3, ऐसे लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 1/18, ठीक है, प्लस 1/9, ओके, ऐसा लिख सकते हैं। चलो अब क्या करते हैं, यूजिंग एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बताओ, 3/18, 3/18 ऊपर नीचे कट कर दोगे तो हो जाएगा 1/6, ठीक है। दैट मीन्स यहां से आप निकाल सकते हो कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, बताओ कितना हो जाएगा, 6 ओम, ओके, 1/R दिया हुआ है 1/6, तो RP इज इक्वल टू 6 ओम निकल जाएगा। तो इस तरह से हम इस तरह से कॉम्बिनेशंस करके रिजल्टेंट जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 says that observe the following diagram and answer the following questions। डायग्राम देखो और फॉलोइंग क्वेश्चंस को बताना है। पहला क्या दे रहा है, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन शॉन हियर, तो क्या होगा बताओ, द डिफेक्ट ऑफ विजन शॉन हियर इज मायोपिया होगा, नियर साइटेडनेस, ओके। इसमें क्या होगा, सेकंड देखो ऑप्शंस क्या है, मेंशन एनी टू काउजेस ऑफ दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट का काउजेस बताना है, कारण, द टू पॉसिबल रीजन फॉर मायोपिया क्या हो जाता है बताओ, वो होता है elongation of eyeball हो जाएगा, this occurs when the eyeball is longer than the normal causing the light rays to focus in front of the retina instead of directly on it, ठीक है। फर्स्ट हो गया रीजन, दूसरा रीजन क्या है, डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस हैपेंस व्हेन द आई लेंस इज टू थिन or too short, which can also cause light rays to focus in front of the retina, ठीक है। now नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट, नेम द लेंस यूज्ड टू करेक्ट इट, क्या करते हैं बताओ, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, आल्सो नॉन एज माइनस पावर लेंस यूज करेंगे, आर यूज टू करेक्ट मायोपिया नियर साइटेडनेस बाय हेल्पिंग फोकस लाइट डायरेक्टली इनटू द रेटिना। Question number 36 says that an electric motor rated 1100 watt is connected to 220 volt mains. Find, ठीक है। तो फाइंड करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या क्या करोगे आप, इसमें जो गिवन दिया रहेगा ना आप वो लिखोगे। गिवन क्या दिया हुआ है देखो, पावर इज इक्वल टू, पावर इसका कितना दिया हुआ है बताओ, 1100 वाट, ठीक है, ये हमारा पावर हो गया, ओके। उसके बाद क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। अब उसके बाद कह रहा है द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द मेन, क्या कहता है, द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द मेन,
इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें फॉर्मूला हमें पता है। फॉर्मूला क्या होता है बताओ? पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी आई। ठीक, क्या होता है पावर? P इज इक्वल टू वी आई। यहां से आप निकाल सकते हो I की वैल्यू। I का वैल्यू क्या हो जाएगा बता दो? I इज इक्वल टू पी बाई वी होगा। देखो P बाई वी, तो पावर का क्या है दिया हुआ है बताओ? 1100। ठीक है, डिवाइड में क्या हो जाएगा? 220 वोल्ट। ओके, अब इसे क्या करेंगे? देखो यहाँ पे क्या करते हैं बताओ? जीरो जीरो कट हो जाएगा। देखो ये वाला पोर्शन जीरो जीरो कट हो जाएगा। ठीक है, अब 11 से कट करोगे इसे तो 2 टाइम्स में, और ऊपर 10 है बचा हुआ, तो इसे कट करोगे तो 5 टाइम्स में। ओके, ये हुआ हमारा। देन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? देखो इज इक्वल टू 5, और आई का यूनिट होता है एम्पियर। 5 एम्पियर, यहाँ पे क्या हो गया बताओ? 5 एम्पियर हो गया हमारा। चलो सेकेंड वाला क्वेश्चंस करते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चंस देखो, इसमें क्या है? सेकेंड नंबर में बोल रहा है आपसे, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द मोटर इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स डेली फॉर 6 डेज। ठीक है, हमें ये निकालना है। बताओ कैसे होगा? तो डेली जो कंजम्पशंस हो रहा है, सबसे पहले लिखेंगे कंजम्पशंस, मतलब पावर कितना यूज किया जा रहा है। कंजम्पशंस का मतलब कितना पावर आप यूज करते हो डेली के डेली। ठीक है, ठीक है, डेली। और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? टोटल एनर्जी निकालना था हमें। ठीक है, तो सबसे पहले डेली लिख लो। डेली कितना हो जाएगा बताओ? हमारा टोटल यहाँ पे लिख लो कंजम्पशंस। ठीक है, तो कह रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, सेकंड के लिए क्या कर रहे हैं? डेली कंजम्पशंस, डेली कंजम्पशंस, डेली कंजम्पशंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, एनर्जी। तो कितना हो जाएगा बताओ? पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पावर कितना दिया हुआ है मेरा? पावर दिया हुआ है आपको 1100। 1100 वाट मल्टीप्लाई 5 आवर। ठीक है, 5 आवर तक वो चलेगा। तो कितना हो जाएगा बताओ? इज इक्वल टू 5.5, कितना हो जाएगा बताओ? किलो वाट। ठीक है, किलो वाट आवर, ये हो गया मेरा किलो वाट आवर्स में हो गया। नाउ किलो वाट आवर्स होने के बाद क्या करेंगे बताओ? ये बोल रहा है कि 6 डेज तक वो चलेगा। 5 घंटा तो डेली चल रहा है, 5 डेज डेली चल रहा है, बट 6 डेज तक चलना है। तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन कितना हो जाएगा? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? जितना है उससे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 5.5 इंटू 6। ठीक है, 6 डेज तक उसको सेम लगेगा। तो कितना होगा मल्टीप्लाई करने से? 33। ओके, 33 किलो वाट आवर। ठीक है, इतना एनर्जी कंजम्पशन से लगेगा। नाउ थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या है इसका? थर्ड पार्ट पूछ रहा है आपसे कि टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी, क्या कर रहा है? टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट दिया हुआ है 5 रुपीज। तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं बताओ? कॉस्ट निकालते हैं कि जितना एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे? रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है? 33 किलो वाट आवर लगा है। इसको रेट से मल्टीप्लाई करो 5 रुपीज के रेट से, तो कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 165 रुपीज। ठीक है, इतना रुपीज उसको खर्च होगा। ओके, दैट मीन्स द टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इज 165 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 37 says that define the term solenoid. Draw the pattern of magnetic field lines around a current carrying solenoid. Okay, state how this magnetic field can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron. इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बना लो सोलेनॉइड का। ओके, a solenoid is defined as closely wound cylindrical coil of wire that acts as a magnet when an electric current passes through it. Okay, the magnetic field
produced inside a solenoid is strong enough to magnetize a piece of magnetic material like soft iron. When soft iron is placed inside the solenoid, it becomes an electromagnet. This is because the solenoid's magnetic property or magnetic field lines are parallel and continuous, creating a uniform magnetic field that can attract and align the soft iron pieces. The strength of magnetic field increases with the current flowing through the solenoid, resulting in a stronger magnetization effect. क्वेश्चन नंबर 38 said that इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, अनिल had a concave mirror, okay, in his hand and directed its reflecting surface towards the sun. Later he directed the light reflected by the mirror on to a white cardboard held close to the mirror and moved the cardboard back and forth gradually until he's found a bright, sharp spot of light on the board. This spot of light is the image of the sun on the sheet of paper, which is also termed as principal focus of the concave mirror. ओके अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन वन नंबर 1 है, ए पार्ट है, लिस्ट टू एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर. दो एप्लीकेशन बताना है कॉनकेव मिरर का. Concave mirrors are commonly used in saving mirror and telescope. दो uses हो गया. Due to their ability to produce magnified images and focus light. Now second part देखते हैं इसका. If the distance between the mirror and the principal focus is 15 centimeter, find the radius of curvature of the mirror. The radius of curvature निकालने क्या करेंगे. The radius of curvature of the mirror can be calculated using the formula. क्या होता है बताओ. R is equal to 2f where f is the focal length. Focal length का डबल करने से हमें radius of curvature पता चलता है. ठीक है. Then given that the distance from the mirror to the principal focus is 15 centimeter दिया हुआ है, therefore the radius of curvature क्या हो जाएगा, उसको डबल कर दोगे. R is equal to 2 into 15 centimeter, that is 30 centimeter क्या हो जाएगा उसका radius of curvature हो जाएगा. ठीक है. Thus the radius of curvature of the mirror is 30 centimeter. Okay, now C पार्ट देखते हैं. Attempt either सब पार्ट सी और डी, इसमें से कोई सा एक अटेम्प्ट करना है आपको. क्या है सी. ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर. तो रे डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा. देखो यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में बना दो. ओके अब ये क्या है आपको, द रे डायग्राम ऑफ इमेज form when an object is placed between pole and focus of the concave mirror. ठीक है. अब उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. डी पार्ट देखो क्या है. डी पार्ट है आपको एन ऑब्जेक्ट 10 centimeter in size is placed at 100 centimeter in front of a concave mirror. If its image is formed at the same point where the object is located, find focal length of the mirror पूछ रहा है. तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन लिखते जाते हैं. देखो गिवन में क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट साइज. ऑब्जेक्ट साइज कैसे लिखते हैं, h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिखेंगे. ठीक है. ऑब्जेक्ट साइज हो गया. फिर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज u इज इक्वल टू क्या है बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर. ठीक है. निकल गया. नाउ उसके बाद एक चीज दिया हुआ है एंड इसमें क्या है, और सेम साइज दिया है. तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू क्या कर रहा है, सिंस द इमेज इज फॉर्म एट द सेम पॉइंट एज द ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ही -100. ठीक है. -100 सेंटीमीटर हो गया. ओके तो यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है बताओ, मिरर फॉर्मूला है 1/f ओके इज इक्वल टू
1 बाय यू प्लस 1 बाय वी, ये होता है, ठीक है। इज इक्वल टू 1 बाय -100, ऐसे लिख सकते हैं, देन प्लस 1 बाय -100, ओके, इस तरह से, ठीक है। देयरफॉर इज इक्वल टू -2/100, ओके, 2 से कट कर दो, इज इक्वल टू -1/50 आएगा, ठीक है। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, f की वैल्यू निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, f इज इक्वल टू जाएगा -50 सेंटीमीटर, हो गया हमारा फोकस। नाउ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v बाय u, ठीक है, -v बाय u, दैट मीन्स माइनस माइनस ऑफ 10, ठीक है, माइनस माइनस ऑफ 10, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या हो जाए, -100 है ना, डिवाइड बाय -100, लिखते हैं ऐसे करके, है ना, ये चीज हुआ। अब माइनस माइनस एक आपका प्लस हो गया, देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, तो मैग्निफिकेशन क्या है आपको, -1, दस द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज -50 सेंटीमीटर एंड द मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है आपको, -1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 से इज दैट अटेम्प्ट आइदर ऑप्शंस ए और बी, ठीक है। ए क्या है, स्टेट ओम्स लॉ, रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली, ठीक है, स्टेटमेंट देना है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ क्या है, तो ओम्स लॉ के बारे में जानते हैं। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट the current flowing through a conductor is directly proportional to the voltage across it provided the temperature remains constant. Ohm's law can be mathematically expressed as V is equal to IR. Okay. Then second part देखते हैं उसका, what is resistivity, write its SI units. Then resistivity को define करना है, resistivity is defined as the resistance offered by a long meter long wire, okay, 1 meter long wire of a material with a cross sectional area of 1 square meter when an electric potential means voltage is applied across its ends. SI यूनिट क्या होता है रेजिस्टिविटी का, ओम्स मीटर इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। नाउ देखते हैं नेक्स्ट वाला सी पार्ट देखते हैं, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर थ्रू विच ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज when a potential difference of 2 voltage is applied across its ends। तो यूजिंग ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, यहां से R निकाल देंगे, R इज इक्वल टू V बाय आई, R इज इक्वल टू V दिया हुआ है 2 वोल्ट और I दिया है 0.5, इसको डिवाइड करते ही 4 ओम आएगा, रेजिस्टेंस कितना आएगा बताओ, 4 ओम, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी पार्ट ऑप्शनल है, उसका फर्स्ट पार्ट देखो, list the factors on which the resistance of a uniform cylindrical conductor of a given material depends, किस किस पे डिपेंड होता है, the resistance of a uniform cylindrical conductor of a given material depends on the following factors। कौन सा फैक्टर है बताओ, वो फैक्टर है, फर्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ओके, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, ओके, सेकंड क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया, ओके, थर्ड है रेजिस्टिविटी, दिस इज a property of the material affecting how easily current can flow through it। and fourth number में क्या आता है, fourth number में आता है nature of the material, different material have different resistivity affecting resistance। okay, now next part देखो इसका क्या है, next part है आपका सेकेंड पार्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ 0.01 मीटर सेंटीमीटर, रेडियस इज 10 ओम, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर रेडियस है, रेजिस्टेंस है 10 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर दिया हुआ है रो, अब जो गिवन है ना उसे लिखने की कोशिश करो, जो भी सबसे पहले गिवन लिखो, रेजिस्टेंस कितना दिया है बताओ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक है, ओके।
नाउ रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर। यूनिट यूनिट भी हमेशा लिखना है आपको। ओके, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 0 ओके, इसमें क्या करते हैं आप, 0.01, ओके, 0.01 इंटू 10⁻⁻² से करेंगे तो ये हमारा मीटर हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 मीटर हो गया। ओके, यहां तक क्लियर होगा। रेजिस्टिविटी दिया हुआ है आपको, रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻, क्या है बताओ, 10⁻⁻8, ये दिया हुआ है आपको रेजिस्टिविटी। ठीक है, ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब वो क्या पूछ रहा है बताओ, फाइंड इट्स लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पहले लिखो। फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाय A। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, L निकाल लेंगे, यहां से क्या करेंगे, लेंथ निकाल लेंगे पहले। L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, R मल्टीप्लाई A डिवाइड बाय रो, ऐसे करेंगे। ठीक है, अब कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करो। रेजिस्टेंस R 10 इंटू ए का मतलब होता है एरिया, एरिया क्या निकालोगे, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई, और आर रेडियस कितना निकाला हमने, 10⁻⁻4। ओके, 10⁻⁻4 को फिर से 10⁻⁻4 क्योंकि स्क्वायर करेंगे। ओके, और डिवाइड में क्या होगा, रेजिस्टिविटी कितना है बताओ, 50 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, -4 कितना होता है, 8 के बराबर होता है ना। 10⁻⁻8, ये दोनों कट जाएगा, यहां से देख लो साफ साफ। ओके, 0 0 कट गया। ओके, ठीक है, पाई बाय, ये वाला हमारा ऑप्शन हो गया। सही है, देखो यहां तक, वेरी गुड। अब क्या है कि अब इसे सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 लेना है। पाई की वैल्यू क्या लोगे, 3.14, और उसे सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यूज आ जाएगा 0.628 मीटर। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 0.628 मीटर। द लेंथ ऑफ द वायर इज अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द वायर इज अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर होता है 0.628 के बराबर हो जाएगा।